जादुई सिलाई मशीन का ब्राइडल लहंगा। कुछ समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में वैशाली अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करती थी और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन वो फिर भी अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी और वो अपना घर चलाने के लिए गांव में ही मजदूरी किया करती थी, जिससे वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके, क्योंकि वो अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन एक दिन वैशाली का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे परिवार में तय हो जाता है, जिसके बाद वैशाली के पिता अरविंद उसकी माँ से कहते हैं, देखो वैशाली की माँ, लड़के वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमसे कोई भी दहेज नहीं मांगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए एक शादी का जोड़ा खरीद सके, तो फिर हम उसकी शादी कैसे करेंगे जी। तुम चिंता मत करो वैशाली की माँ, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं एक बार अपने बड़े भाई से मदद मांग कर देखूं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। वैसे भी उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर अगले दिन ही अरविंद अपने बड़े भाई किशोर के घर जाता है और उससे कहता है, भैया 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है और आपको तो पता ही है ना कि हम लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगा। अरविंद की ये बात सुनकर किशोर की पत्नी दिव्या उसे कमरे में ले जाती है और गुस्से में उससे कहती है, खबरदार, जो आपने अपने भाई की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरविंद मेरा छोटा भाई है और वैशाली मेरी बेटी जैसी है, तो अगर उसकी शादी में मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत कीजिए, बस मैं आपको जितना कह रही हूँ बस उतना ही कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरह दिव्या के कहने पर किशोर अरविंद के सामने बहाने बनाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना भाई, लेकिन मैं तुझे इस समय पैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी में मेरा पहले ही बहुत घाटा हो चुका है, इसलिए मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, स्टोर रूम में हमारा कुछ पुराना सामान पड़ा है, तो उसे ले जा और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे तो उससे अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर लियो। हाँ, ले जाओ वो सारा सामान, वैसे भी वो कबाड़ हमारे किसी भी काम का नहीं है। इतना सुनकर अरविंद मजबूरी में ही वो पूरा सामान अपने घर ले आता है, जहाँ वैशाली उससे पूछती है, पिताजी आप ये इतना सारा पुराना सामान कहाँ से लेकर आए हैं? बेटी, ये सारा सामान मैं अपने भाई के घर से लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ये सामान दिया है। अब इसे बेचकर मैं तेरी शादी की थोड़ी बहुत तैयारी कर सकूंगा, इसलिए कल ही कबाड़ी वाले को बुलवाकर ये सारा सामान बेच दूंगा। उसी समय वैशाली की नजर कबाड़ के सामान में पड़ी एक पुरानी सी सिलाई मशीन के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वैशाली कहती है, अरे पिताजी, ये सिलाई मशीन तो बहुत पुरानी लग रही है, लेकिन ये फिर भी बहुत काम की है। हम इस सिलाई मशीन को नहीं बेचेंगे, मैं इसे अभी साफ करके चमका देती हूँ। लेकिन बेटी, तुम भला इस पुरानी सिलाई मशीन का क्या करोगी? तुम्हें तो सिलाई भी नहीं आती है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं फिर भी इस सिलाई मशीन को अपने पास रखना चाहती हूँ। इतना कहकर वैशाली जैसे ही उस सिलाई मशीन को साफ करती है, वैसे ही वो सिलाई मशीन अचानक से चमक उठती है और उस सिलाई मशीन में से एक आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली, जो तुमने मेरे ऊपर लगी गंदगी को साफ किया। ये सुनकर वैशाली और उसके माता पिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उस सिलाई मशीन में से फिर से एक आवाज आती है, घबराओ मत वैशाली, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी कदर नहीं जानी, लेकिन तुमने तो मुझे देखते ही अपने पास रखने का इरादा बना लिया, इसलिए मैं तुम्हारे इस स्वभाव से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार इस समय बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजर रहा है। इसलिए अब से तुम जब भी इस सिलाई मशीन को चलाओगी तो ये तुम्हें ढेर सारे सुंदर ब्राइडल लहंगे देगा, जिन्हें बेचकर तुम अपनी सारी तकलीफों को दूर कर सकती हो। जादुई मशीन की ये बात सुनकर वैशाली और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही वैशाली उस मशीन को चलाती है, वैसे ही उस मशीन में से ढेर सारे सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वैशाली उन लहंगों को लेकर उन्हें बाजार में बेचने जाती है और देखते ही देखते वैशाली के सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिससे वैशाली की बहुत अच्छी कमाई होती है। और इसी तरह हर रोज जादुई मशीन की मदद से वैशाली लहंगों को बाजार में बेचने लगती है
और देखते ही देखते वैशाली अपनी एक बड़ी सी लहंगों की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद उसकी दुकान के अंदर सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे देखकर लोग उसकी दुकान में अपने आप खिंचे चले आते हैं। और अब वैशाली के परिवार की सभी तकलीफें दूर हो जाती है, जिसके बाद उसके माता पिता बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी करते हैं। और शादी वाले दिन वैशाली उस जादुई मशीन का दिया हुआ ब्राइडल लहंगा पहनती है, जिसे पहनकर वैशाली और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और हर किसी की नजर बस वैशाली के ब्राइडल लहंगे पर ही होती है। और ऐसे ही कुछ ही देर में शादी हो जाती है और अब वैशाली खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है। जादुई लिपस्टिक के पेड़ का जादू। रौनकपुर गांव में अनुराधा का खुशहाल परिवार था। अनुराधा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी कंचन। कंचन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अनुराधा बहुत ही दयालु और नेक दिल महिला थी। एक बार की बात है, दोपहर का समय था और सभी लोग सो रहे थे। तभी अनुराधा के घर का डोरबेल बजा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बहुत ही विचित्र महिला उसके सामने खड़ी है। बहन जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए, घबराइए नहीं, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। अनुराधा उस महिला के पीछे पीछे चल देती है। तभी उसे एक लड़की घायल अवस्था में रोते हुए सड़क के किनारे दिखाई देती है। बेटा, आप यहाँ रो क्यों रही हो और आपको ये चोट कैसे लगी? आंटी, मैं अपने मॉम डैड के साथ अपने होम टाउन घूमने जा रही थी, पर पता नहीं कैसे कार का ब्रेक फेल हो गया और कार खाई में गिर गई। मुझे तो मेरी मॉम ने किसी तरह विंडो से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन उनकी कार इस खाई में गिर गई। मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए आंटी। तभी अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वह समझ जाती है कि वो जो महिला उससे मदद मांगने आई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसी बच्ची की माँ थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान, मैंने सुना था कि माँ अपने बच्चों का मरकर भी साथ देती है और आज खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। भगवान, इस बच्ची के माँ बाप की आत्मा को शांति देना। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। होनी को आज तक कोई नहीं टाल पाया है, शायद ईश्वर की यही मर्जी है। चलो मेरे साथ मेरे घर। और फिर अनुराधा उस लड़की को अपने घर ले आती है। बेटा, क्या नाम है आपका और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम आयशा है और हम सब चेन्नई से इंडिया अपने होम टाउन घूमने आए थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। आंटी, हमारा इस दुनिया में अपने मॉम डैड के अलावा कोई नहीं था और अब वो हमें छोड़कर चले गए। आंटी, ऐसा नहीं कहते बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उनका ऊपर वाला होता है। सब कुछ उन्हीं के मर्जी से होता है। वैसे तुम मुझे मेरी बेटी कंचन की तरह ही लगती हो। तुम अब से यही हमारे साथ रहना और खबरदार, जो खुद को अकेला समझा तो आज से हम सब तुम्हारे अपने हैं। अब रोना बंद करो। आयशा अनुराधा के गले से लग जाती है। तभी कंचन स्कूल से आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और इस तरह मेरी माँ से चिपक कर क्यों बैठी हो? माँ, ये लड़की कौन है काली हफ्सी सी? ये आयशा है बेटी और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। वाह माँ, आपने तो अच्छा खासा इस घर को अनाथ आश्रम बना दिया है। कोई नहीं है तो घर लेकर आ गई। अरे, इस दुनिया में अनाथ आश्रम नाम की भी कोई चीज होती है? मैं कहती हूँ ये कल्लो यहाँ नहीं रहेगी। कंचन, ये क्या तमीज है किसी से बात करने का? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। और ये कल्लो या हफ्सी नहीं है, इसका नाम आयशा है और ये अब से यहीं रहेगी। कान खोलकर सुन लो, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ गई? और आयशा से तमीज से बात करना, वो उम्र में तुमसे बड़ी है। कंचन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा, ये मेरी बेटी कंचन है। लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। अच्छा चलो, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। और फिर आयशा और कंचन एक ही टेबल पर बैठकर लंच करते हैं। कंचन बेटा, आयशा को भी अपने साथ जरा बाहर लेकर जाओ, थोड़ा घूम लेगी। जाओ बेटा। माँ, कल से मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओफो, कब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो ही नहीं रहा। ओह गॉड, क्या करूँ? कंचन, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा? मुझे बताओ, मैं ट्राई करती हूँ।
तुम कभी स्कूल भी गई हो? बाय द वे, ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। ये देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इक्वल टू इतना आ गया, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अरे वाह, मैं अब समझ गई। वैसे मुझे पहले से ही पता था। आयशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन कंचन जब स्कूल जा रही होती है, तभी उसकी माँ कहती है, आयशा को भी अपने साथ स्कूल ले जाओ बेटा। व्हाट? ये मेरी स्कूल जाएगी? हाँ बेटा, ये आपके स्कूल में ही पढ़ेगी। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है। स्कूल में आज आयशा का टेस्ट है। अगर टेस्ट में पास हो गई फिर एडमिशन भी हो जाएगा। वैसे पास तो हो ही जाएगी, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो है पढ़ाई में। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ और दोनों बहन साथ ही घर आना। माँ भी ना पता नहीं किस आफत को मेरे गले में बांध दी है। अब चलिए महारानी स्कूल। में सभी बच्चे आयशा को देखकर हंसने लगे, क्योंकि आयशा बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। वह साउथ इंडियन थी। उसका रंग काला और लिप्स मोटे थे। अरे कंचन, आज ये तो किस नमूने को अपने साथ स्कूल लेकर आई है? एकदम कार्टून लग रही है। अरे इस कार्टून को तो हमारे टाइम पास के लिए स्कूल लेकर आई है। देखो, मैं कोई कार्टून या टाइम पास के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और आप लोग भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। अरे तेवर तो देखो इस कल्लो की, अगर सुंदर होती फिर पता नहीं क्या करती। आई बरी, आज ही टेस्ट में पता चल जाएगा। टेस्ट देकर एडमिशन लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ देर बाद टीचर आती है। टीचर आयशा का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट का पेपर देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आयशा बेटा, तुम स्कूल की बहुत ही होनहार लड़की हो। तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। वाह, तुम्हारा एडमिशन हो गया। कल से सारी बुक्स और बाकी की चीजें लेकर स्कूल आ जाना। अगले दिन अनुराधा आयशा को सारे बुक्स और बैग, जूते सब लाकर देती है। और फिर आयशा भी कंचन के साथ स्कूल जाने लगती है। आयशा हर सब्जेक्ट में ब्रिलियंट थी, जिस वजह से सारे टीचर आयशा की खूब तारीफ किया करते थे। और वहीं कंचन को नहीं पढ़ने की वजह से डांट सुनने को मिलते रहती थी। एक दिन कंचन स्कूल के पार्क में बैठी थी, तभी वह काजल से कहती है, काजल चलो ना खेलने चलते हैं। नहीं नहीं कंचन, मैं तो आयशा के पास जा रही हूँ। मैथ का ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, वही पूछने जा रही हूँ। तुम खेलो, मैं जा रही हूँ। रागनी, तू यही मेरे साथ बैठ जा थोड़ी देर। नहीं नहीं कंचन, मेरा भी इंग्लिश का काम अधूरा रह गया है। मैं भी आयशा से पूछकर अपना काम पूरा करने जा रही हूँ। तुम्हारी तरह मुझे इस बार फेल नहीं होना है। इस आयशा की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जिसे देखो इसी का गुनगान गाते रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है उस कल्लू माई में। तभी उसे उसके क्लास का सबसे हैंडसम लड़का रोहन दिखाई देता है। हे रोहन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा सुनो, ये नोट्स तुम अपनी बहन आयशा को दे देना और उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। उसने मेरी नोट्स बनवाने में मेरी बहुत हेल्प की है। तुम्हारी बहन सच में यार बहुत अमेजिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं आता हो। इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने पहली बार देखी है। उससे पहले तो मैं ये समझता था कि सारी लड़कियां तुम जैसी बुद्धू होती हैं। ओके बाय। बहुत हो गया, इस आयशा की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले तो इसने मुझसे मेरी माँ छीन ली, अब स्कूल में आकर मेरे सारे दोस्तों को भी अपने साइड कर लिया। कंचन गुस्से से घर चली जाती है और फिर एक दिन कंचन आयशा के पास जाती है और बोलती है, आयशा क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने अकेले बाहर जाने से मना किया है। तुम चलो ना प्लीज, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाऊंगी जहाँ तुम आज तक नहीं गई होगी। चलो ना प्लीज। कंचन, जब तुम्हारा इतना ही मन है तो ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर कंचन आयशा को एक ऊंचे पहाड़ी पर ले जाती है और उसे धोखे से उस पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। तभी आयशा की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। बेटी, तुम ठीक तो हो ना बेटी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? प्लीज माँ, वापस आ जाओ ना, मुझे आपके साथ रहना है माँ, प्लीज माँ।
नहीं बेटा, अब मैं वापस नहीं आ सकती। मेरा घर अब आसमानों में तारों के पास है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं और यहाँ तुम्हारे पास तो अनुराधा जैसी एक और माँ है और कंचन जैसी प्यारी बहन है। फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो बेटा? माँ, कंचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि मैं काली और बदसूरत हूँ। वो मुझे अपना नहीं मानती है माँ। उसे मुझे दीदी कहने में भी शर्म आती है। वो हमेशा मुझे कोसती रहती है क्योंकि मैं इतनी बदसूरत होने के बावजूद भी सबके दिलों में अपनी जगह बना ली हूँ। आज इन्हीं सब ईर्ष्या की वजह से उसने मुझे खाई में धक्का दे दिया माँ। आयशा बेटा, कंचन अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा बेटी। रही बात तुम्हारे सबसे अलग होने की, तो तुम मेरे साथ आओ। इतना बोलकर आयशा की माँ की आत्मा उसे एक जादुई पेड़ के पास ले जाती है। बेटी, ये पेड़ देख रही हो? ये एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। इस पेड़ की लिपस्टिक लगाने से तुम भी इंडियन लोगों की तरह ही गोरी और सुंदर हो जाओगी। तुम इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से कोई भी 3 लिपस्टिक तोड़ लो। 3 लिपस्टिक? लेकिन 3 लिपस्टिक क्यों माँ? पहली लिपस्टिक तुम्हारे लिए। इस पहले लिपस्टिक को लगाते ही तुम भी कंचन की तरह गोरी और सुंदर हो जाओगी। और दूसरी लिपस्टिक, ये दूसरी लिपस्टिक तुम्हारी बहन कंचन के लिए। तुम ये दूसरी लिपस्टिक कंचन को दे देना। इस लिपस्टिक को लगाते ही कंचन के मन में जो तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष है वो सब खत्म हो जाएगा और वो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करने लगेगी। और ये तीसरी लिपस्टिक अनुराधा के लिए मेरी तरफ से उपहार में देना। इस लिपस्टिक को लगाकर वो जो भी बोलेगी वो सच हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटी। इतना बोलकर आयशा की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। आयशा खुशी खुशी उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही आयशा बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। आयशा को घर वापस आता देखकर कंचन बहुत डर जाती है और वो अपनी माँ से लिपटकर बोलती है, माँ, भूत भूत माँ। अरे ये क्या नाप सना बक रही हो? ये तुम्हारी दीदी आयशा है, ये कोई भूत नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आज अनजाने में इसे पारी से धक्का देकर नीचे खाई में गिरा दिया था। ये वहाँ से जिंदा बचकर तो नहीं आ सकती है ना माँ? माँ, ये भूत है। प्लीज माँ, इसे कहो यहाँ से चली जाए और मुझे छोड़ दे। माँ, मुझे बचा लो माँ, वरना ये मुझे मार डालेगी। प्लीज माँ। तूने आयशा को मार डाला? अरे तू मेरी बेटी होकर ऐसा कैसे कर सकती है? तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। निकल जा मेरे घर से। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। गुस्से में आकर मैंने ऐसा कर दिया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी, कंचन को माफ कर दीजिए। और मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर आयशा अनुराधा को सारी बातें बताती है और उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में भी बताती है। देख, तूने जिस बहन को मरने के लिए पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया था, वो बहन तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। ये ले, ये लिपस्टिक तुम्हारे लिए है, इसने अपने होठों पर लगा ले। और फिर कंचन उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और फिर अपनी बहन आयशा को गले से लगा लेती है। आयशा दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। प्लीज दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और फिर अनुराधा तीसरी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, हमारी सारी गरीबी को दूर कर दो और हमें खुशहाल कर दो। हमें इतना दे दो जिससे हम खुशी खुशी अपना गुजारा करें और दूसरे गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद कर सके। अनुराधा के इतना कहते ही उसका छोटा सा घर आलीशान घर में बदल जाता है, जिसमें सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।